ठीक, सिलेबस का हमारा चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन या विल। देखिए आपको पढ़ना कैसे है, सीधा दिखाई दे रहा है ना बच्चों? क्यों उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा है? बोलिए जल्दी से। चलिए, तो आप लोगों को क्या कैसे पढ़ना है भाई? सबसे पहले आपको अपनी नोट्स अपने सामने खोल के रखना है और दैट्स जस्ट मैं जो बताते जा रहा हूं उनको सुनते चलना है, उसमें नोट्स में देखते चलना है, बस हो गया। ठीक है, हम रिटर्न वर्क में ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि केवल रिवीजन करा रहे हैं, बट श्योरली है जिन्होंने इसके पहले पढ़ा होगा उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पर जी इसको पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, तो मेरे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग पूरी क्लास लीजिए, आपको जो चीजें समझ में ना हो उसको पॉइंट आउट कर लीजिए और बाद में क्लास में मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, जो हो सकेगा मैं उसको प्रॉपर बता दूंगा। ठीक, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके क्लियर हो पाएगा। चलिए तो सोल्यूशन को बनाते भैया। सोल्यूशन मतलब बिलियन। बिलियन क्या होता है भैया? सॉल्यूट, या हम इससे बोल सकते हैं बिले प्लस विलन। दैट मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को, होमोजीनियस मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, विलय प्लस विलायक के समांगी मिश्रण को, समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। अब समांगी का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने पानी ले लिया, पानी में डाल दिया हमने शक्कर, शक्कर को अगर प्रॉपर हम डिसॉल्व कर देंगे तो जो टेस्ट मीठापन हमें शक्कर में ग्लास में पानी के ऊपर आएगा वही टेस्ट नीचे वाले पानी में भी सेम टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला जब शरबत पियेंगे तो कम मीठा रहेगा, नीचे का शरबत पियेंगे ज्यादा मीठा रहेगा। अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर है दैट मींस प्रॉपर हर जगह सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है? डिसॉल्व है सॉल्वेंट के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉर्मली ध्यान रखिएगा पूरे टर्म्स में हम सॉल्यूट को क्या मानेंगे? बी, और सॉल्वेंट को क्या मानेंगे? ए, और सॉल्यूशन को क्या मानेंगे? एस। ये टर्म्स बार बार यूज होंगे तो परेशान मत होना। कहीं पे भी अगर बी लिखा है दैट मींस किसकी बात कर रहा है? वो विलेय पदार्थ की बात कर रहा है, सॉल्यूट की बात कर रहा है। ए लिखा है मतलब सॉल्वेंट की है, और एस लिखा है मतलब किसकी बात कर रहा है? वो सॉल्यूशन की या विलेन की बात कर रहा है। ये टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम दो टाइप से पढ़ते हैं। कौन? तो पहले पढ़ते कैसे? बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। जैसे लिक्विड, लिक्विड का सोल्यूशन, जैसे अल्कोहल में क्या मिला दिए? वाटर मिला दिए। फिर लिक्विड गैस का सोल्यूशन, जैसे क्या भैया? लिक्विड अगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है? गैस है, जैसे ह्यूमिडिटी है ना, पानी के वाष्प में उपस्थित रहती है वायु में। एयर्स में तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जिसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार 9 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? हमारा सॉलिड, सॉलिड का सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु को पिघला करके दूसरी धातु को पिघला करके दोनों को क्या कर दे? मिला दे आपस में, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है? विलयन कहता है, कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 9 प्रकार के होते हैं। पर हेलो, हाँ नमस्ते। क्लास ज्वाइन अभी तो पहले करना चाहिए था आपको, है ना बेटा? एक मिनट रुक जाओ, होगी, एक मिनट रुको, वेट करो। टेस्ट करना, मैं इसलिए पहले आपको बोला था कि जो भी रिक्वेस्ट वगैरह है, ठीक है, टाइम पे कर दिया करिए, यानी कि फिर क्लास चालू हो जाए तो फिर बीच में फिर मजा नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स पे, सांद्रता के टर्म्स पे विलयन के आधार, विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो सोल्यूशन होते हैं वो कुल मिला के देखते हैं कैसे होते हैं। नंबर सबसे पहले क्या होता है? तनु विलयन। क्या होता है? तनु विलयन, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा क्या है? सांद्र विलयन, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर तीसरा क्या है? संतृप्त, मतलब सैचुरेटेड। चौथा है असंतृप्त,
अनसैचुरेटेड, फिर क्या है, पांचवा है अतिसंतृप्त, अर्थात सुपर सैचुरेटेड। ये 5 टाइप के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के आधार पर विलयन कुल 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से नंबर पहला है टन विलयन। समझिएगा, टन विलयन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। हमने 10 लीटर पानी ले लिया, 10 लीटर पानी में 1 ग्राम नमक डाल दिया, अब कहलाएगा तो ये भी नमक ही पानी, लेकिन क्या हो जाएगा भाई, चूंकि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है और एट द कंपेयर ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टन विलयन बोलेंगे। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें बी फॉर क्या हो गया, सॉल्यूट, जिसमें बी बहुत कम, क्या हो, बी बहुत कम। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन या टन विलयन कहते हैं। अब इसके बाद भैया कंसंट्रेटेड, इसका जस्ट अपोजिट क्या है भैया, जिसमें बी ज्यादा हो, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद संतृप्त, देखो नाम से पता चल रहा है, हिंदी में पहले पड़ेगा संतृप्त या सैचुरेटेड। दैट मींस 1 गिलास हमने पानी लिया, उसमें हमने 1 चम्मच शक्कर डाली, घुल गई, 2 चम्मच डाली, शक्कर घुल गई, 3 चम्मच डाली, 5 चम्मच डाली, घुल गई, लेकिन कोई तो ऐसा अमाउंट है जिसके बाद शक्कर घुलना बंद कर दे। दैट मींस इतना गाढ़ा वो सॉल्यूशन हो जाए कि अब सॉल्यूट का डिसोल्वेशन पॉसिबल ही ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, संतृप्त। संतृप्त मतलब क्या, वो तृप्त हो चुका है। दैट मीन्स विलयन बनाने के लिए जितना विलेय पदार्थ की मात्रा चाहिए थी उतनी आ चुकी है, उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। मतलब जब और अधिक बी ना घोला जा सके, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और अधिक सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व ना कर सके। लेकिन एक खास बात है, यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसी निश्चित तापमान पर, टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, किसी निश्चित तापमान पर जब हम और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा ना घोल सके, ना डिसॉल्व कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें सेम जस्टिस का अपोजिट है अनसैचुरेटेड, क्या है, असंतृप्त, मतलब जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर, और बी मतलब और अधिक विलेय को घोला जा सके, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम और अधिक सॉल्यूट का अमाउंट क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। एक्चुअल में जो होता है टन विलयन, वो एक प्रकार का क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम और अधिक डिसॉल्व कर सकते हैं। एक 10 लीटर पानी में अगर हमने 1 चम्मच या 2 ग्राम नमक डाला है, उसमें मैं 10 चम्मच शक्कर घोल सकता हूँ, 10 चम्मच नमक और डाल सकता हूँ, 20 चम्मच नमक और डाल सकता हूँ। ठीक है, ये कैसा कहलाएगा भैया, असंतृप्त विलयन, मतलब जब और अधिक सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सके। लेकिन दोनों में क्या है, सिंपल सी बात है, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, निश्चित तापमान पे बात करेंगे हमेशा। अब अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये कहता है भैया कि पहले सॉल्यूशन को कहां पहुंचा दो, संतृप्त में, सैचुरेटेड में जब सॉल्यूशन ने और अधिक बी को लेने से मना कर दिया कि और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसके बाद हम कोई ऐसी मेथड यूज करें, कोई ऐसी प्रक्रिया यूज करें जिसके द्वारा हम और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर समझिएगा, जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच चुका हो, संतृप्त विलयन बन चुका हो, अब उसमें कोई ऐसी मेथड यूज करके हम और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर पानी में हमने 1 किलोग्राम शक्कर डाली, डिसॉल्व हो गई, शरबत बनाई, हमने हाथ से या चम्मच से घोला, घुल गई, थोड़े टाइम बाद फिर उसके बाद उसमें 2 किलो डाली, घुल गई, 3 किलो डाली, घुल गई, लेकिन जैसे इसके ऊपर गया तो शक्कर घुलना बंद हो गई, क्योंकि पूरा गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करें, अब इसमें दिक्कत हो गई भाई कि और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सका, नहीं सोचा, मतलब वो कहां पे पहुंच चुका है, सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच चुका है। अब क्या किया भाई साहब, हमने क्या किया, आग जला दी।
और आग जला करके धीरे धीरे उसको गर्म किया, और जैसे जैसे हमने गर्म किया उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ती गई, और दैट मीन्स सिंपल सी बात है क्या बन गया भैया, ऐसे क्या बनता है, सीरा, जिसको हम चाशनी बोलते हैं। ठीक है, चाशनी में क्या करते हैं, टेम्परेचर 10 लीटर पानी ले ले, उसमें हम 20 किलो शक्कर डिसॉल्व कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा करके, लेकिन बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, ये कभी घर में करके देखना। ठीक है, तो चाशनी कैसी है, एक प्रकार की सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो मतलब संतृप्त अवस्था में और भी घोला जा सके। ठीक है, इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब और अधिक अमाउंट में सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इजी टर्म्स है, कोई कठिन टर्म्स बनी है, पर ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार रिएक्शन में हम देखते हैं लिखा होता है डाइल्यूट लिखा होता है और कंसंट्रेटेड लिखा होता है, तो डाइल्यूट का मतलब होता है ये बहुत कम अमाउंट में है, और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए एक ही रिक्वेस्ट आई थी मेरे को, वैष्णवी नाम से आई थी, एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भैया क्या हो गया भैया, हमारे कंसंट्रेशन की बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब देखते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना, कि किसी विलयन की सांद्रता को हम किस किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उसके आधार उसको देखते हैं हम लोग। तो विलयन की सांद्रता क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आप इस बार आपके एम्स में भी आया था और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं पेपर में क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले सांद्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले क्या आता है भैया, हमारा मोलरता। मोलैरिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलरता कहते हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूं डेफिनेशन, सिंपल सी बात है कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के मोलों की संख्या को, या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, यही क्या कहलाती है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ओके, अर्थात 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, तो मोलरता बराबर हो गया, सिंपल सी बात, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मोल क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते हैं भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। ठीक है, अब बी विलेय की बात करें हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो मतलब क्या हो गया, वेट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल के लिए है, इंटू क्या हो जाएगा, भी किसमें कर दिया, लीटर में। अगर लीटर से इसको में कन्वर्ट करना हुआ, हमें एमएल में कन्वर्ट करना हुआ, तो आपको पता क्या करना पड़ता है, 1000 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 एमबी इंटू भी किसमें कर दिया, एमएल में। ये निकल गई क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो सॉल्यूट का वेट दिया होगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशन का, एमएल में दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर में दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल से क्या निकल आएगा, मोलैरिटी। या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है भैया, मोलैरिटी दे दे, ठीक है, सॉल्यूट का वेट दे दे, इसका वॉल्यूम दे दे सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे दे, तो क्या निकाल सकते हैं, एमबी निकाल सकते हैं। या सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे भैया, सॉल्यूट बता दे भैया NaCl है, अब मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है Na का कितना होता है, 35 या 35.5 Cl का,
सॉरी Na का कितना होता है 23 और Cl का होता है 35 या 35.5, टोटल मिला के कितना हो गया 58.5। उसका वेट पूछ सकता है, तो मतलब 1 2 3 या 4 चीजों में से कोई एक चीज आपसे पूछेगा, बाकी 3 चीजें आपको दे देगा। सिंपल से मोलैरिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो डिफिनेशन इसकी पता होना चाहिए, अच्छे से समझ लो पहले कि 1 लीटर, बात कहां पे कर रहा है, लीटर में बात कर रहा है कि 1 लीटर और किसमें, विलयन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने डिसॉल्व हैं, ये क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। ओके, अब सेकंड क्या है हमारी, मोललता। देख लीजिएगा नोट्स में इसके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मोललता, तो मोललता सेम चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट, दोनों दो चीजें टर्म्स हैं, बदलिए। यहाँ पे पर लीटर था, वहां पे क्या था, पर केजी था। यहाँ पे सॉल्यूशन था, वहां क्या है, सॉल्वेंट, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, समझ में आ गया कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला बनाएंगे, तो स्मॉल m बराबर वही सेम कहानी है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। तो वही सेम कहानी है, WB अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर क्या हो गया, सॉल्वेंट, किसमें ले लिया इसको हमने, ग्राम में। विलायक का भार हो गया, सॉरी इसको केजी में लिया अभी हमने, ग्राम में लेंगे ऊपर क्या कर देंगे 1000 का मल्टीप्लाई, तो WB अपॉन MB इंटू WA, ग्राम में किया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। ये बन गई मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भार की बात करेंगे, वेट की बात करें तो केवल क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, और जब सॉल्यूशन वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, अगर हमने 1 लीटर पानी ले लिया, क्या ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें डाल दिया हमने 2 चम्मच 3 चम्मच शक्कर डाल दी। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन या शरबत बनेगा वो 1 लीटर ही बनेगा। दैट मीन्स जो शक्कर था वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, अर्थात जो हमारा शरबत है, शरबत का आयतन बढ़ेगा नहीं। हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, उसमें डाल दिया आधा कप शक्कर, तो ऐसा नहीं है कि 1 लीटर और आधा कप हमारा जाके शरबत बनेगा। शरबत बनेगा वो 1 लीटर ही बनेगा। तो जब वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, ठीक है, तो विलायक का आयतन बराबर होता है विलयन का आयतन। दैट मीन्स जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है वही किसका होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। लेकिन वेट में ऐसा नहीं होता है। हमने जैसे एग्जांपल बताया कि 10 लीटर पानी में हमने अगर 10 किलो शक्कर घोली है, तो जो हमारी चाशनी बनेगी वो 10 लीटर ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो 20 लीटर बन गया या 15 लीटर बन जाए। जो चाशनी बनेगी वो 10 लीटर ही बनेगी, लेकिन 10 किलो पानी था और 10 किलो शक्कर थी, तो उसका जो वेट होगा चाशनी का वो 20 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो जब वेट की बात करेंगे, यहां पे हमने सॉल्यूशन ले लिया, तो सॉल्यूशन का वेट का मतलब सॉल्यूट का वेट भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और सॉल्यूट का वेट तो हम ऑलरेडी फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब भार की बात करेंगे तो विलयन का भार, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो WA प्लस WB के बराबर है। ठीक है, इसलिए जब भार की बात की है तो क्या लिया, केवल विलायक लिया, और जब वॉल्यूम की बात की है तो क्या ले लिया, पूरा पूरा विलियन ले लिया। ठीक है, अच्छा ये दोनों में डिफरेंस भी है, यही डिफरेंस भी है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसकी यूनिट अगर हम निकालेंगे, यूनिट की बात करते हैं सिंपल सी बात, तो क्या आती है, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट निकालने क्या निकाल के आ जाएगा, मोल पर केजी। ये दोनों यूनिट हो गई। ठीक है, जो मोलरता की इकाई होगी मोल पर लीटर, मोललता की इकाई होगी मोल पर केजी होगी। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद दोनों में डिफरेंस बता देता हूं भैया। और क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम किसका लेते हैं, सॉल्यूशन का लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, वेट किसका लेते हैं, सॉल्वेंट का लेते हैं। एक चीज और समझिएगा, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे जरूरी चीज ये है, अब वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है जो वो टेम्परेचर को बदलने पे बदल जाता है। ठीक है, जैसा आपने देखा है पानी है, उसको क्या किया, टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया तो बर्फ बनी, बर्फ का वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो टेम्परेचर को कम कर दिया तो वॉल्यूम बदल गया, या और गर्म कर दिया, पानी वेपर में बदल गया, उसका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया। तो टेम्परेचर को बदलने पे जब वॉल्यूम बदलता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, तो दैट मींस टेम्परेचर के बदलने पे मोलरता बदल जाती है। जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो जाती है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है। और आपको बता दूं, 1 लीटर पानी का जितना भार होगा उतने ही भार 1 लीटर पानी से बना बर्फ का होगा। मतलब टेम्परेचर को बदलने पर द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ये कहां से भी निकल कर आता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना। एक लॉ है, 11th में आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ना उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल इसका रूप बदल सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि द्रव्यमान तापमान के बदलने पे नहीं बदलती है, दैट मींस मोलैलिटी भी टेम्परेचर बदलने पे चेंज नहीं होती है। इसीलिए जहां पे भी हमारे टेम्परेचर के टर्म्स आएंगे आगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट होता है। उन तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम यूज क्या करने वाले हैं भाई, वहां पे मोलैलिटी यूज करेंगे, ना कि मोलैरिटी। क्या यूज करेंगे, मोललता। कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भैया, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन जगह, हर जगह हम जो भी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मोलैलिटी यूज करेंगे, ना कि मोलैरिटी। क्यों, कि मोलैरिटी खुद टेम्परेचर से चेंज नहीं होती। ठीक है, चलिए इनके 1-2 अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जिसको नोट करना होगा अपने स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। हालांकि मुझे, मेरे हिसाब से आप लोग के पास नोट्स बनी होगी। ठीक है, किसी का कुछ छूट गया होगा पीछे परेशान मत होना, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। क्लास खत्म होने के 10 से 5 मिनट बाद क्लासेस अपने आप किसी क्लासरूम में अपलोड हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लास में देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूं या नहीं दिखा रहा हूं, बिल्कुल कितने ग्राम में, ये जैसे क्वेश्चन आया हुआ था, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं। 5 ग्राम NaOH यदि 250 ml सॉल्यूशन बनाता है, क्या बनाता है, 250 ml सॉल्यूशन, तो मोलरता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मोलैरिटी निकालने हैं। तो मोलैरिटी आपको पता है क्या होता है, WB, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितने दिया है, 5 ग्राम। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40। कैसे होता है, किसी को पता हो बता देना, बता दूंगा। वॉल्यूम कितना दिया है, 250। अब चूंकि एमएल में क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, तो 5 8 40, 250 चौको ये 1/2, या कितना आ गया, 0.5 मोल पर लीटर। यही एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये सेम लगभग डिजिट, लगभग कुछ यही देकर के क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब चलिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज में लिख करके देता है। उस परसेंटेज की चीजों को थोड़ा समझिएगा। 1-2 क्वेश्चन मोलैरिटी के और 1-2 क्वेश्चन मैं मोलैरिटी के बताता हूं, देन आता फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले, सबसे पहले मैं परसेंटेज को बताता हूं। मान लीजिए दे दिया 5% वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, कोई सॉल्यूट है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब समझना बच्चों, 5% दिया है, इसका मतलब 5 ग्राम, 5 का मतलब क्या हुआ, वेट दिया तो क्या ले लिया हमने, ग्राम में, और वॉल्यूम दे के क्या लेंगे, ml में। अब परसेंटेज हमेशा किसका होता है, 100 का, दैट मीन्स 5 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में मिला है। 5 ग्राम क्या हो जाएगा, बी। इसका मतलब हो गया 5 ग्राम विलेय है जो 100 ml विलेय में क्या है, घुला हुआ है, 5% का। अगर 18% बोल दे तो 18 ग्राम ये हो जाएगा, 100 ml ये हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 15% बोल दे वेट अपॉन वॉल्यूम, तो 15 ग्राम ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 100 ml ये हो जाएगा। तो ये तो हमेशा 100 ही रहेगा, ध्यान रखना।
लेकिन 100 क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन ना कि सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं जैसे, ये इसको डिकोड करने का तरीका होगा सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से देंगे अगर पेपर अच्छा बनाना होगा उसका तो। ठीक है, वो 11वीं 12वीं में रहता था कि इतने ग्राम बने हुए जिसमें घुला हुआ है इसकी मोलरिटी या मोलरिटी क्या करें। जैसे क्वेश्चन है कि 15% दे दिया वेट अपॉन वॉल्यूम यूरिया के जली विलयन का या जली एक्वस सॉल्यूशन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, क्या दे दिया, 15% वेट अपॉन वॉल्यूम वाले यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करें। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 15% वेट अपॉन वॉल्यूम यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, या एक्वस सॉल्यूशन यूरिया ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले डिकोड किया, इसका मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम यूरिया इसमें डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन। सिंपल सा है, लिख देंगे, मोलरिटी निकालेंगे, कैपिटल एम निकालना है। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 15 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया कितना होता है 60 होता है, वॉल्यूम कितना दिया है 100। अब चूंकि एमएल में ऊपर क्या कर दिया 1000 का मल्टीप्लाई, तो सिंपल सा है, कितना बचा ये 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 चौको 60, तो कितना आ गया 10/4, मतलब कितना आ गया 2.5 मोल पर लीटर। ये निकल गई क्या मोल है। कठिन है क्या, बस परसेंटेज को आपको डिकोड करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक मैं मोलैलिटी का बताता हूं। मोलैलिटी में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। दे दिया मान लीजिए 10% वेट अपॉन वेट NaOH वाले जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मोललता ज्ञात करें। ठीक, इसको पहले डिकोड करते हैं। इसका मतलब हो गया 10 ग्राम NaOH, परसेंटेज है मतलब 100 ग्राम किस में मिला है, सोल्यूशन में। वेट और वेट दे दो, इधर भी ग्राम आ गई, इधर भी ग्राम ले लिया, पर 100 ग्राम किस में है, सॉल्यूशन में है। और मोलैलिटी में क्या रखना होता है, हमें सॉल्वेंट का वेट रखना होता है, ना कि सॉल्यूशन का वेट रखना होता है। तो यहां पे हम निकालेंगे जब, तो मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 40। अब इसमें कितना है 100 ग्राम ये दिया सॉल्यूशन, जिसमें से 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना बचा 90 ग्राम। तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना बचेगा ये 90। अब ग्राम है तो ऊपर क्या कर दी 1000 का मल्टीप्लाई, बस वही 0 से 0 कट गया 1/4, ये 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 100 अरे अभी अभी काट दो ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी 4 से काटो तो 2 से काटे 2 नहीं, ये 2 से काटा कितना आ गया 50, 2 से काटे कितना आ गया 25, तो कितना आ गया 25/9। अब भाग कर लेंगे तो 9 2 18, 9 दूनी 18, अब कितना बचा 18 में 60 गए 70 हो गया, दशमलव लग गया 0 हो गया 70 आ गया, तो 9 सत्ते 63। ठीक है, फिर से कितना बचा 7, तो 2.77 समथिंग मोल पर केजी। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना है भैया कि अगर हमें मोलैलिटी निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन रखना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक बार नोट कर लो फटाक से। जब समय इंक डाल लो।
है स्मॉल एम उधर वाला मोलैलिटी लिखा तो स्मॉल एम हो गया ना, तभी तो हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया ना। हाँ समझा। माइक ऑफ कर दो आपका, अगर आपको कुछ बोलना ना हो तो। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, है ना। और जब आपके डाउट्स क्लियर, आपकी बातें कन्वर्सेशन क्लियर, तो माइक को ऑफ कर दीजिए। सभी बच्चे के लिए ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है भाई, नॉर्मेलिटी। पर नॉर्मेलिटी पढ़ने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट। अगर तुल्यांकी भार हमसे नहीं बनता है तो हम नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार बहुत आसान है। पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट पता हो और क्या पता हो, उसका एक्स फैक्टर। जो तुल्यांकी भार होता है वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर होता है। अब एक्स फैक्टर क्या होता है अगर ये पता हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है। एक्स फैक्टर हम जैसे निकालते हैं, सबसे पहले तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। ठीक है। अब निकालते हैं एक्स फैक्टर से। जैसे मान लो कोई क्या हो, एसिड हो। क्या हो, कोई एसिड है। एसिड की पहचान कैसे होती है भाई, जिसके फॉर्मूले में पानी के अलावा अगर शुरू में एच हो, उसको हम क्या मानते हैं, एसिड है। यह सिंपल सी बात है। जो एच प्लस आयनों को डोनेट कर सके वही क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या है, इसके लिए एक्स फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ एच प्लस आयंस। क्या होता है, नंबर ऑफ एच प्लस आयन। भैया किसी के फार्मूले में शुरू में जितने एच हो पानी को छोड़ देना होता है ना, जितने एच हो वही क्या होता है, एक्स फैक्टर होता है। जैसे अगर हम बात कर देते हैं, एग्जांपल ले लिए। पहला एग्जांपल क्या हो गया, HCl। इसके लिए फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि शुरू में कितना है, केवल एक ही। इसका अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार बराबर से करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो 35 कितना हो जाएगा, 36.5 बटे कितना हो जाएगा, एक। ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल जैसे ले लिया हमने H2SO4। कितने एच है शुरू में, दो। इसके लिए एक्स फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, दो। इसका अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। ये मैंने रटा नहीं, आपको पता होना चाहिए निकालना। ना पता हो तो बताना, कैसे सिखा दूंगा। तो 98 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मींस कितना हो जाएगा, 49। किसके लिए हो गया, एसिड के लिए। फिर मान लो कोई बेस है, तो बेस के एक्स फैक्टर बराबर कितना होता है, बेस की क्या पहचान होती है, किसी क्षार की पहचान होती है, उसके फॉर्मूले में OH होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है। तो एक्स फैक्टर बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन।
जितने OH माइनस आयंस होंगे उसके लिए एक्स फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम करते हैं, पहला ले लिया NaOH, इसके लिए एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 1, इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे कितना हो जाएगा, NH2 मॉलिक्यूलर कितना होता है 40/1। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लिया हमने MgOH का होल ट्वाइस, इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो मैग्नीशियम कितना होता है 24 और कितना होता है 17 दूनी 34, तो 34/24 कितना हो जाएगा 34 + 24/2, तो 4 दूनी 8, 3 2 5, 58/2, दैट मींस कितना हो जाएगा 29। इसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकल आया। ठीक है, किसी के भी जितने भी OH माइनस आयन या जिसके फॉर्मूले पे जितने OH होंगे उसी बेस का क्या कहलाएगा, वो एक्स फैक्टर कहलाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा भैया, हमारा मान लीजिए कोई सॉल्ट हो, सॉल्ट मतलब क्या हो गया, कोई लवण, इसके लिए एक्स फैक्टर क्या होता है, अधिकतम आवेश, मतलब मैक्सिमम चार्ज। किसी भी सॉल्ट पे जो भी मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वही क्या कहलाता है, उसका एक्स फैक्टर कहलाता है। अब सॉल्ट मतलब जैसे ले लिया भैया हमने NaCl तोड़ेंगे कैसा टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, अधिकतम चार्ज कितना है 1, इसके लिए एक्स फैक्टर कितना हो गया 1। तुल्यांक के बाद निकालेंगे, फिर जैसे ले लिया हमने MgCl2, कैसा टूटेगा Mg+2 + 2Cl - 1, अधिकतम चार्ज कितना है 2, इसके लिए एक्स फैक्टर कितना होगा 2, तुल्यांक के बाद निकालेंगे। फिर इसके बाद जैसा मान लीजिए हमने AlCl3 ले लिया, कैसा टूटेगा Al+3 + 5Cl निगेटिव, इसके लिए एक्स फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, फिर जैसे ले लिया पहले हमने Al2SO4 का होल थ्राइस, कैसे टूटेगा ट्वाइस Al +3 + थ्राइस SO4 -2, मैक्सिमम चार्ज कितना है 3, एक्स फैक्टर बराबर कितना आ गया 3। ये क्या हो गया भैया, हमारे तुल्यांक भार निकालने का तरीका, इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब तुल्यांकी भार जब निकाल पाएंगे तभी जाके हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स के नंबर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। ये सेम एज टिज मोलैरिटी होता है, बस मोलैरिटी में हम मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं नीचे पार्ट में, और इसमें क्या रख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट रख देते हैं, बस इतना सा फर्क होता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, बाकी सेम चीजें आती है। ठीक है, एक बार लिखो फटाक से, नोट कर लो, किसी को नोट करना हो तो। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु भार 24 होता है। हाँ क्या हुआ, मैग्नीज की आप पूछ रहे हो, हाँ मैग्नीज की 25 होता है। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या Mn यूज किया, मैं तो Mg यूज किया, मतलब मैं क्या यूज बोल रहा हूँ, हाँ Mg यूज किया है मैंने। Mg मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम, नहीं आया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम के ऊपर S ब्लॉक में है। जिस मैग्नीज की आप बात कर रहे हो वो D ब्लॉक में, उसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसलिए वो तो पीरियड टेबल याद करो तब। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। जिसके पास नोट ना होगी नहीं तो किसी की नोट्स लेके नोट कर लेना, प्रॉपर इन सभी को क्वेश्चंस कराए हुए हैं, देख लेना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको ही करना पड़ेगा, रिवाइज आपको ही करना पड़ेगा, है ना, बता दे रहा हूँ क्या कैसे पढ़ना है, तो थोड़ा सा पढ़ने का मन लगेगा कि हाँ भाई ये चीजें को कंप्लीट करना है। और एक बात होता है, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अगर आपको अब इनमें डाउट नहीं आया है, आप अब नहीं पूछ रहे हो, तो कल को आप पूछोगे 10 दिन बाद, तब भी मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होना हमारे तरफ से। ठीक है, जो भी होगा सब आपकी तरफ से होगा। ठीक है, कोई था क्या, ठीक, चलिए अब बताते हैं भैया नॉर्मेलिटी।
तो नॉर्मेलिटी क्या बोलता है भैया, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंस के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू V किसमें हो जाएगा, लीटर में, सॉल्यूशन का आयतन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, WB अपॉन EQB इंटू V, अगर ml में क्या कर देंगे ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगी, नॉर्मेलिटी। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकीय भार गुणे वॉल्यूम, ठीक है, और क्या होगा 1000 रुपये। ये क्या निकला है भैया, हमारी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब क्या नॉर्मेलिटी हमें निकालना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, हमें बस एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ध्यान रखना, ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यदि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 2 है तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, यदि मोलैरिटी 4 है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, अब सॉल्यूशन में दे देगा कौन है, उसका बस आपको एक्स फैक्टर निकालना पता होना चाहिए और आप क्या निकाल सकते हो, उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 नॉर्मल H3PO4 की मोलरता क्या होगी, मोलरिटी क्या हो, ठीक है। अब हमें पता क्या पूछा है, मोलरता। तो यहां से हमें फॉर्मूले से पता चल जाए कि मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर्स के लिए कितने शुरू में एच हैं, 3 है, तो सिंपल आ गया 3, तो ये हो गया 3 नॉर्मल, ये भी आ गया 3, तो कितना आ गया 1। मतलब 3 नॉर्मल H3PO4 की जो मोलरिटी होगी कितनी होगी, वो 1 मोलर होगी। बात खत्म। ये यहीं पे मोलर दे देता और क्या पूछता, नॉर्मल पूछ लेता, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। बस आपको एक्स फैक्टर अगर पता चल गया, पता चल जाएगा, कोई एसिड है उसके सामने जितने एच लगे होंगे वो एक्स फैक्टर है, कोई बेस है उसके लास्ट में जितने OH होंगे वो उसका एक्स फैक्टर है, या कोई सॉल्ट में मैक्सिमम चार्ज उसका एक्स फैक्टर। बस एक्स फैक्टर पता हो गया तो नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में और मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों, चलिए अब इसके बाद क्या आता है भैया, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, बहुत जरूरी भैया इस चैप्टर के लिए, बार बार हमें यूज पड़ेगा आगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है भैया, किसी भी एक कंपोनेंट्स के मोल्स के नंबर अपॉन टोटल कंपोनेंट्स के मोल के नंबर क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। कौन कहता है, फ्रैक्शन कहलाता है, प्रभाज कहलाता है। तो अगर विलेय लेंगे तो विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल में कौन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। यदि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट मींस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में किसका होगा, टोटल कौन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। तो दैट मींस हम यहां पे अगर निकालें मोल फ्रैक्शन, इसको हम करेंगे XA, ए फॉर्म क्या हो गया, सॉल्वेंट मतलब विलायक का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो विलेय के विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, टोटल क्या होंगे नंबर, कितने मोल होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। ये क्या निकल आया, XA। अब यहीं से क्या निकालेंगे, XB बराबर क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB, बस ये निकल आया। एक चीज और है, इन दोनों अगर मोल फ्रैक्शंस को अगर अपन ऐड करते हैं कभी भी XA प्लस XB बराबर 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना निकल कर आता है, 1 होता है। एक चीज और समझना, जिस तरीके से टेम्परेचर से हमारे मोलैरिटी इफेक्टेड होती थी, अब चूंकि वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती है नॉर्मेलिटी, दैट्स व्हाई नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है। सेम हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है और इसीलिए ये नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करती है, दैट मींस ये भी टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती। केवल 2 ही टर्म्स हैं, मोललता और मोल प्रभाज, ये दोनों कभी भी तापमान से प्रभावित नहीं होते, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या निकला है हमारा मोल फ्रैक्शन। चलिए अब मोल फ्रैक्शन के बाद भैया अब हमारा क्या आता है भैया, पीपीएम। पीपीएम इसका फुल फॉर्म क्या है,
पार्ट्स पर मिलियन। दैट मींस 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है, पीपीएम। पीपीएम किसके लिए यूज किया जाता है भैया, ओवर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ऐसा मिलियन वो अति तनु हो, उन्हीं के लिए पीपीएम यूज किया जाता है। जैसे हमारा एयर पॉल्यूशन, अब एयर में कितने मॉलिक्यूल्स पॉल्यूशन के प्रेजेंट है वो किसको मेजर करेंगे, पीपीएम में। हार्डनेस ऑफ वाटर पीपीएम में रिप्रेजेंट करेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब वाटर की हार्डनेस कैसे मेजरमेंट होती है भैया, उसमें कितने अमाउंट में क्या है, डिजोल्व है मैग्नीशियम या कैल्शियम की इंप्योरिटीज, ये मिनरल्स प्रेजेंट, उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। या ह्यूमिडिटी को भी हम पीपीएम में प्रेजेंट करते हैं कि मतलब 1 मिलियन एयर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने किसके, अब आर्द्रता में कौन होता है, ह्यूमिडिटी में वाटर प्रेजेंट होता है ना, कि 1 मिलियन एयर्स के बीच में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला होता है भैया, पीपीएम हम वॉल्यूम से भी निकालते हैं, वेट से भी निकालते हैं, सिग्मा से देखते हैं भैया, वेट ऑफ solute into 10 to power 6 upon weight of solution। वॉल्यूम अलग लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 करेंगे, ये तो मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है, 10 टू पावर 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया, ऊपर वेट करेंगे किसका, ऊपर वैल्यू किसको रखेंगे, सॉल्यूट की, चाहे वेट हो चाहे वॉल्यूम हो। नीचे किसको रखेंगे, सॉल्यूशन का, चाहे वेट हो चाहे वॉल्यूम हो। साथ में चीज कंपल्सरी क्या है, 10 टू पावर 6, ठीक है। अब इसके बाद केवल एक और फॉर्मूला बचता है, एक और कंसंट्रेशन टर्म से बनता है, फॉर्मेलिटी, वो सच में फॉर्मेलिटी के लिए केवल है ना। वो किसके लिए यूज होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की संख्या, मोलर वो कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं, वो भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है। दैट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के फॉर्मूला वेट्स के नंबर को क्या बोलते हैं भैया, हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही है केवल। ये मोस्टली हमारा ये पीपीएम मोल फ्रैक्शन ये बार बार यूज होगा। और ये बाकी जो हमारे 5 टर्म्स हैं, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, यही है जो टर्म्स हमें आगे यूज पढ़ेंगे। पीपीएम तो आगे यूज नहीं पढ़ने वाला, बट इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई ऐसे हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको हम पीपीएम में कंप्लीट करके गए, भाई कोई ऐसा सब्सटेंस जो बहुत कम अमाउंट में हमारे ब्लड में या जैसे हमारी यूरिन में किसी चीज में बहुत कम प्रेजेंट होता है, तो उसको जो टेस्ट रिपोर्ट आती है ज्यादातर पीपीएम में लिखी रहती है, ठीक है। या उसमें यूनिट लिखा रहता है भैया किस में लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया भैया, हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स किसके हो गए, हमारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। चलिए बड़ा जल्दी टाइम हो गया। चलिए अब आते हैं भैया हमारी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो हम पहले 2 टाइप के सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड डिसॉल्व हो, किसमें, लिक्विड में, मतलब ये सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दूसरा सॉल्यूशन जिस गैस डिसॉल्व हो, किसमें, लिक्विड में, ये सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, सॉल्वेंट। इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहले इस बात पे जोर देते हैं, समझते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। तो नंबर सबसे पहला क्या है भैया, हम बात करते हैं इसमें, जब सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड स्टेट में हो, मतलब द्रवित अवस्था में हो। तो सबसे पहले क्या आती है, प्रकृति, नेचर। तो ये बहुत ही आसान है, इसके लिए यूनिवर्सल लॉ है कि समान समान में घुलता है, सिमिलर डिसॉल्व इन सिमिलर। इसका मतलब क्या हो गया भैया, ध्रुवी विलेय पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक में घुलता है।
जैसे नमक जो होता है, सॉल्ट होता है, आयनिक होता है, दैट मीन्स कैसा है भैया, पोलर है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। नमक पानी में क्या होता है, घुल जाता है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ध्रुवी है। लेकिन तेल कैसा होता है, ऑयल कैसा होता है, अध्रुवी, और पानी होता है ध्रुवी, दैट्स वाई दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होते, है ना। तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि सिमिलर डिसॉल्व इन सिमिलर, ध्रुवी ध्रुवी में घुल जाएगा, अध्रुवी अध्रुवी में घुलेगा। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। क्या हो गया हमारा, नेचर। समझ में आ गया, सिमिलर डिसॉल्व इन सिमिलर, कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। या उल्टा भी कर लो, जैसे नमक को ले लो, आप तेल ले लो, तेल रख लो हाथ में, थोड़ा सा नमक ले लो, और रगड़ते रगड़ते थक जाओगे, नमक तेल में डिसॉल्व नहीं होने वाला। कई बार पुराने जमाने में ऐसा इस्तेमाल करते थे, तेल नमक का यूज करके थोड़ा सा ऐसा लगा करके दांतों में लगाते थे, दांत के दर्द में राहत मिलती। ठीक है, तो वही से प्रचार बना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा क्या है भैया, टेम्परेचर, मतलब तापमान। अब यही हमने बात बताई भैया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉलिड की सोलिबिलिटी लिक्विड में हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। नॉर्मली जब हम पानी में डालते हैं शक्कर और बनाते हैं शरबत, तो 4 5 6 10 बार घोलना पड़ेगा, तब भी जल्दी नहीं घुलती, तो बहुत बार ऐसे ऐसे पलटना पड़ेगा, तब जाके शरबत तैयार होता है। लेकिन चाय जैसे ही हमने बनाई, गरम गरम हमारा चाय पक रही है, उसमें जैसे ही शक्कर डालेंगे, हमें घोलना नहीं पड़ता। शक्कर डाले हमने, और आप विदिन 1 मिनट के अंदर अगर आप चाय छान लोगे, तो आपको शक्कर कुछ नहीं मिलने वाली उसमें। क्यों, कि टेम्परेचर बड़े होने पर विलेयता क्या हो गई, बढ़ जाती है। सेम चीज ऐसे ही है कि भैया सब्जी में हमारे तेल है, सूखी सब्जी है, तब भी नमक डाल दिया तो नमक घुल गया। मिलता है नमक अलग से, नहीं मिलता ना, क्यों, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अभी चीज और है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती चीज, और आप समझना, कभी आप खाना बनाते रहे, मैं मोस्टली एग्जांपल खाने बनाने वाला होता हूँ, पता है, क्योंकि मेरे पढ़ने वाले होता क्या है, बच्चियां हैं, बच्चे को काम ही है, धर्म ही है खाना बनाना। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल खाना बनाने वाला देता हूँ। देखो, हम क्या आते हैं, नॉर्मली तेल में पानी को डालेंगे, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब सब्जी हमारी पक रही होती है, तो क्या उस टाइम पे आप तेल पानी को अलग कर सकते हो, उसके अंदर पानी भी, उसके अंदर क्या है, तेल भी प्रेजेंट है। उसको क्या किया आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ी हुई है, उनकी घुली हुई है, भले नेचर कुछ भी कह रहा है। लेकिन जैसे ही सब्जी हमारी ठंडी होने लगी, अब तेल क्या होने लगा, ऊपर आने लगा, और पानी कहाँ जाने लगा, जाने लगा। टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई। तो सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी भी सॉलिड की, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर। चलिए थर्ड, चलो इसीलिए मैं गलत लाया था, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है बच्चों। हाँ, सेकंड, थर्ड नंबर क्या है आपका, दाब, प्रेशर। तो भैया सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के लिए प्रेशर कोई फैक्टर नहीं डालता है। दाब चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, वो अपने हिसाब से ही घुलेगा। ठीक है, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब आते हैं भैया हमारे यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। ठीक है, कि किसी लिक्विड में गैस किस टाइप से डिसॉल्व होते हैं, तो नंबर सबसे पहला का हो गया, नेचर की ही बात करते हैं। सुन लेना बच्चों कहानी की, जैसे कि भैया जो गैसें इजिली लिक्विफाई हो सकती हैं, मतलब जिन गैसों को आसानी से द्रवित कर सकते हैं। द्रवित कैसे का मतलब भैया, टेम्परेचर को लो करके प्रेशर बढ़ा दो, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अरे बिल्कुल हो जाती है भैया, वही तो हमारा डीओ परफ्यूम वगैरह में घुला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में बोलता है ना, नो गैसेस पर गैसेस रहती है। ठीक है, या दूसरा चीज भैया, हमारे एलपीजी सिलेंडर में देखो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो गैस है, उसको क्या किया है, प्रेशर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, और सिलेंडर में भर दिया, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है भैया, जिन गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, जो गैसें इजिली लिक्विफाई होती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे CO2 गैस वगैरह। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन वगैरह, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जिन गैसों को हम आसानी से द्रवित नहीं कर सकते, इजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया। अब दूसरा क्या हो गया भैया, टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान में बहुत जरूरी है, आप बार बार देखो, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं घर में अपन, अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म है, या नॉर्मल से कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा हिला दिया, ढक्कन खोला, पूरा फेन बाहर आ गया।
दैट मीन्स जैस, अब उसमें क्या होती है, CO2 गैस डिसॉल्व होती है, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, इवन जो भी है पेय पदार्थ में बियर वगैरह सब चीज में क्या होता है, जो झार आता है किसकी वजह से आता है, केवल CO2 की वजह से आता है। तो भैया जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो द्रवित अवस्था में है, जब वो खुद वाष्प में बन के ऊपर चला जाएगा, तो जो पहले से ही गैसीय अवस्था में था वो कभी रह पाएगा, वो भी कहां चला जाएगा, वाष्प बन के, पहले से ऊपर, वो वाष्प पहले से तुरंत उड़ के बाहर चला जाएगा। तो मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब नंबर थर्ड है, क्या है, दाब। हाँ, इसमें भाई फर्क पड़ता है कि दाब को बढ़ा देने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, गैस की बढ़ जाती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, जो भी कोल्ड ड्रिंक आती है जिनमें झार आता है और जिनमें CO2 गैस डिजॉल्व होती है, वो कांच की या प्लास्टिक की बोतल में आती है, जबकि माजा या फ्रूटी आपके कागज के पैकेट में भी आ जाती है। क्यों, इनमें झार नहीं है, मतलब इनमें क्या, CO2 गैस नहीं है, और CO2 गैस ने इनको मतलब बिना प्रेशर के भी पैक कर सकते हैं, और दैट्स वाई ये इजिली कागज में आ जाती है। ठीक है, लेकिन आपने स्प्राइट, थम्स अप या जो भी आपके आता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनको कभी भी कागज के पाउच में नहीं देखा होगा। रीजन सिंपल सा है कि भैया अगर कागज में डालेंगे, प्रेशर चूंकि हाई करना पड़ेगा तो अपने आप फट जाएगा वो। ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में होती है, बढ़ जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके भैया गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बताने के लिए हमारे एक महान वैज्ञानिक है, जिनका क्या नाम है, हेनरी। यहीं से हमारे हेनरी साहब आएंगे, जो दाब के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कौन सी गैसेस किस तरीके से किस में डिसॉल्व है, क्या क्या फैक्टर्स पे काम करते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, जो कि हमारा हेनरी का नियम कहलाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, वो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के लिए हेनरी का नियम है। किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है भैया, प्रेशर पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो आज तक इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और हमारे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और परसों की हाफ क्लास में हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। क्या पढ़ेंगे, वान टाउ फैक्टर। अब जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं, राउल्ट का नियम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वान टाउ फैक्टर, भैया ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। जैसे इसी बार आजकल ही परसों जो नीट का उसमें सॉरी एम्स का पेपर था, उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछा था। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो होप कि आप लोगों को रिवाइज करने में मजा आया होगा। आप अब इस चीजों को थोड़ा सा एक बार अगर 10 मिनट या आधे घंटे घर में देख लोगे तो समझ लो आपका चैप्टर मैथ मेरे हिसाब से कंप्लीट मान लिया। ठीक है, बस जो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है उसको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। लाइट गोल हो गई, वरना मैं सोचा था कि आज हेनरी तक पहुंचा देता या राउल्ट तक, पर कोई बात नहीं। ठीक है, इसके आगे अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।